मैं वैद्य अरविंद पाठक। आप लोगों से मैं कुछ बात बताने के लिए आया हूँ। जो प्रमेह व्याधि है, प्रमेह व्याधि जो है वह 20 प्रकार का बताया है, 20 टाइप्स का प्रमेह बताया है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, विस्तार से डिस्कशन करेंगे। यह देखेंगे कि यह प्रमेह जो है अपने संहिता ग्रंथों में किस तरह से बताया है और हम लोग को किस तरह से विचार करना चाहिए। प्रमेह व्याधि जो है ना, उसका पहले हम लोग निरुक्ति देखते हैं, और निरुक्ति के बाद हम लोग पूरा उसका पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वह हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि प्रमेह के रोगी अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ये एक साइलेंट किलर डिजीज है, आप लोग को मालूम है। मतलब एक तरह से ये ना शरीर को नुकसान करता है, और इसको ना मेटाबॉलिक डिजीजेस, इसके अंडर में इसको जाना जाता है। तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। मैं पहले आप लोगों को इसकी निरुक्ति बताता हूँ कि प्रमेह व्याधि क्या है और अपने ग्रंथकारों ने क्या बताया। तो इसका निरुक्ति इस तरह से बताया है कि प्रकर्षेण प्रभुतम प्रचुरम बारंबार मेहति मूत्र त्यागम करोति यस्मिन रोगे स प्रमेहा। इसका मतलब यह है कि जिस व्याधि में बहुत अधिक मात्रा में बारंबार बहुत बार मूत्र प्रवृत्ति होती है, पेशेंट को बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, और इसमें अधिक मात्रा में बहुत ज्यादा मात्रा में मूत्र प्रवृत्ति होती है, यह रोग प्रमेह कहलाता है। अब इसके ही टाइप्स में एक मधुमेह आता है। तो हर मधुमेही रोगी प्रमेही है ऐसा नहीं है। इसमें जो टाइप्स दिए हैं उसको हमें समझना चाहिए, और आज के परिप्रेक्ष्य में और पहले के जमाने में क्या बताया है, क्या सामंजस्य है, वह देखना चाहिए। प्रमेह एक ऐसा व्याधि है जिसको हम कफ दोषज व्याधि बोलते हैं। कफ दोष की दुष्टि होने की वजह से यह प्रमेह व्याधि हो जाती है। इस रोग का वर्णन ऐसा, जबकि ऐसे कहा गया है कि ये त्रिदोष निमित्त जहाँ विंशति प्रमेहा भवंती, मतलब यह तीनों दोषों से प्रकोपित होने की वजह से विंशति प्रमेहा भवंती, मतलब 20 प्रकार का प्रमेह रोग हो जाता है, ऐसा कहा गया है। लेकिन ये तब भी इसमें तीनों दोषों में अगर देखा जाए तो कफ दोष की ज्यादा प्राधान्यता होती है, यह स्पष्ट रूप से बताया है। प्रमेह का हेतु अगर देखा जाए तो कफ के प्रकोप करने वाले सारे आहार विहार का ही सेवन किया जाता है, और इसी को मैं चरक चिकित्सा स्थान 7वां में जो बताया है प्रमेह चिकित्सा में, उसमें क्या है वह मैं बताता हूँ। इसमें ऐसे बोल रहे हैं, आस्य सुखम स्वप्न सुखम। आस्य सुखम मतलब हमेशा ही लेटे रहना, हमेशा कुछ काम न करना। इसकी वजह से क्या होता है, धातुओं में शिथिलता आ जाती है, जो ब्लड सर्कुलेशन होना है, क्लेद निकलना है, क्लेद का जो परिभ्रमण होना चाहिए, और जो क्लेद शरीर को नहीं चाहिए वह सब एक्सक्रीशन होना चाहिए, वह सब नहीं हो पाता है। तो आज से सुखम स्वप्न सुखम, स्वप्न सुखम मतलब दिन में सोना, यह प्रमेह का हेतु बता है। दधिनी ग्राम्य और दधिनी का मतलब है कि दही का सेवन बहुत ज्यादा मात्रा में खाना। फिर ग्राम्य औदक अनुप रसाहार पयांसी, इसका मतलब यह है कि ग्राम्य आहार का सेवन करना। जो जंक फूड है और सिटी में जो खाने पीने वाले चीजें हैं, वह चीज का बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन करना। ग्राम्य आहार में क्या होता है, तो नॉनवेज खाना, दूध और मछली खाना, दूध और नॉनवेज, और सारे ऐसे चीजें खाना जो कफ का प्रकोप करते हैं, दोषों की दुष्टि करते हैं। उसी तरह से पयांसी, भैंस का दूध बहुत ज्यादा मात्रा में पीना। भैंस का दूध जो है वो महाअभिसंधि है। अभिसंधि का मतलब यह है कि जो शरीर में क्लेद क्लेद उत्पन्न करता है और स्त्रोतोरोजन्य अग्निमान्यता करके स्त्रोतस का अवरुद्ध कर देता है, वैसे चीजें सारा अभिसंधि है। और एक तरह से ऐसे परिकल्पना करिए कि पूरा शरीर में एक तरह से बाढ़ आ गए। जब आप लोगों को मालूम है कि बिहार में, यूपी में बाढ़ आ जाता है, तो जब बारिश का सीजन शुरू हो जाता है तो क्या होता है कि नेपाल से सारी नदियां आ जाती हैं, और वो पूरा गंगा नदी के किनारे सब भर जाती है, इतना ज्यादा पानी पानी हो जाता है कि पूरा जनजीवन खराब हो जाता है। इसी तरह से मुंबई में भी जब बारिश होता है तो पूरा मुंबई डूब जाता है। क्यों डूब जाता है, क्योंकि अति मात्रा में पानी आ गया है। अब इसी तरह की संप्राप्ति यहाँ पर भी शरीर में हो रही है। नवान्न पानम गुड़ वै कृतम च, नया जो धान्य होता है उसमें बहुत ज्यादा पानी का कंटेंट रहता है, मतलब वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है, तो वह अगर खाएंगे तो वह भी अभिसंधि होता है, पानी बहुत ज्यादा क्लेद उत्पन्न करता है, और उसके वजह से अग्निमान्यता होकर स्त्रोतोरोध हो जाता है। उसी तरह से गुड़ वैकृतम चा, गुड़ से बनाए हुए बहुत सारे पदार्थ। आज के जमाने में तो गुड़ से बनाए हुए बहुत पदार्थों का प्रचलन नहीं है, चीनी का ज्यादा सेवन होता है, चीनी से बनाए हुए। लेकिन पहले के जमाने में गुड़ से बनाए हुए बहुत सारी मिठाइयां होती थी, उसका सेवन ज्यादा मात्रा में करना। प्रमेय हेतु कफकृच्च सर्वम, कफ को बढ़ाने वाले इन्होंने तो चार पांच ही बताए यहाँ पर। इसके अलावा भी जितने सारे कफ को प्रकोप करने वाले सारे हेतु हैं वह सारे प्रमेह के हेतु हैं। कफ को भी वो दूषित करते हैं, और उसके और फिर संप्राप्ति इतनी इंटरेस्टिंग है ना, इसको हमें चर्चा ही करना चाहिए। और हमारे पेशेंट में जब हेतु हम लोग देखते हैं,
संप्राप्ति देखते हैं, लक्षण देखते हैं, तो हमें प्रमेय का पूरा हेतु निकालना है, संप्राप्ति निकालना है। जब हम हेतु समझ जाएंगे तो संक्षेपता क्रिया को निदान परिवर्जनम, जब ये ऐसा बताते हैं ना, तो इसका मतलब यह है कि निदान का परिवर्जन किया तो प्रमेय को ठीक करने में बहुत आसानी हो जाती है। इसीलिए जो ये उन्होंने बोला है, आज से सुखम स्वप्न सुखम, दिन में सोना और दिन में बिस्तर पर, गद्देदार बिस्तर पर लेटे रहना। इसीलिए चिकित्सा जब बताते हैं तो वाग्भटाचार्य, चरकाचार्य क्या बोलते हैं कि 100 योजन तक चलना है, मतलब बहुत सारे हमेशा चलते रहना है, पेशेंट को बहुत ज्यादा मेहनत करना है। इससे क्या होगा कि जो क्लेद है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा। उसी तरह से मधुमेह में क्या बताया है कि गोबर का मांस खा के रहे, गोमूत्र पी के रहे। इससे क्या होगा कि जो मीठापन आ गया है पूरा ब्लड में, वह कम हो जाएगा। दूसरा क्या है कि मसल्स जो रहती है वो ग्लूकोज को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेती है। इसीलिए अपने जो शास्त्रकार है उन्होंने ग्लूकोज शब्द नहीं बोला है, उन्होंने ऐसा बोला है कि दोषों का बहुत ज्यादा प्रकोप हो जाता है और उसकी वजह से क्लेद, शिथिलता, यह सब आ जाती है। तो इस और मधुमेह में मूत्र जो रहता है वो मधु के समान गिरता है, ये उन्होंने बता दिया है। लेकिन अपना जो आयुर्वेद शास्त्र है, इन्होंने दोष दुष्य समूर्छना जन्य व्याधि इस तरह से बताया है। एलोपैथी साइंस बोलता है कि वह बीटा सेल्स जो रहते हैं पैंक्रियाज में, वो इंसुलिन का सिक्रेशन कम करते हैं और इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को कंज्यूम करता है। और उन्होंने केमिकली सब बताया है, इंसुलिन का सिक्रेशन है वो इम्पेयर हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज हो जाता है, अलग अलग उन्होंने बताया है। लेकिन उन लोगों का ये मॉडर्न साइंस का ये नहीं है कि जो संप्राप्ति होती है उसमें कफ वर्धक आहार विहार का सेवन करना, और उसमें दिन में सोना, दही का सेवन करना, गुड़ से बनाए हुए चीजों का सेवन करना, ये चीज वो नहीं है। इसीलिए एलोपैथी साइंस उसको उतना अच्छे से रिकवर नहीं कर पाते जितना आयुर्वेद कर सकता है, क्योंकि आयुर्वेद की चिकित्सा है, आयुर्वेद बेसिक चीज पे जाता है। और आयुर्वेद का जो दोष दुष्य समूर्छना वाला जो कॉन्सेप्ट है, वात पित्त कफ, अग्निमांद्यता और शिथिल्यता, अभिसंधि, ये सब जो है यह बहुत ही क्लियर बताया है। लेकिन कॉलेजेस में ये पढ़ाया नहीं जाता, तो अपने विद्यार्थी लोग जो हैं या डॉक्टर्स हैं उनको बहुत सारा बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता है। वही चीज मैं क्लियर करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, वही मैं आप लोगों को बताने के लिए बता रहा हूँ। इसी तरह से सुश्रुत निदान स्थान में, प्रमेह के निदान में ऐसे बता रहे हैं कि दिवा स्वप्न व्यायाम व्यायाम आलस्य प्रसक्तम शीत स्निग्ध मधुर मध्य द्रवान्न पान सेविनम पुरुषम जाने प्रमेही भविष्यति। सुश्रुत संहिता में भी यही चीज बताया है। सुश्रुताचार्य जी हैं, वह सर्जन है, शल्य चिकित्सक है, और उनके पास बहुत बार प्रमेह पीड़िका वाले पेशेंट आते थे और प्रमेह वाले और कुष्ठ वाले आते थे जहां पे सर्जरी करना पड़ता था। तो उनका भी यही एनालिसिस है कि दिन में सोना, अव्यायाम करना, एक्सरसाइज नहीं करना, आलस्य प्रसक्तम, जिन लोगों को लेजीनेस बहुत ज्यादा है, थोड़ा भी मेहनत नहीं करना चाहिए, फिजिकल वर्क नहीं करना चाहते हैं, फिर शीत पदार्थ का सेवन करना, स्निग्ध पदार्थ का सेवन करना, मधुर पदार्थों का, जो मधुर सात्मक मीठी चीजें हैं वह ज्यादा खाना, द्रवान्न पान, मतलब बहुत ज्यादा लिक्विड फॉर्म में जूस और सूप, ये बहुत ज्यादा लिक्विड, जो ये भी ज्यादा मात्रा में जो ले रहे हैं, सूप भी ले रहे हैं, जूस भी ले रहे हैं, तो इसको भी अग्नि की अपेक्षा रहती है कि अग्नि उसको पचाएगा तभी वह अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो द्रवान्न पान सेविनम पुरुषम जान्यन प्रमेही भविष्यति इति, इन सब लोगों को आगे प्रमेय होने वाला है। इसीलिए हम लोग बार बार बोलते हैं कि पानी पीना है, जूस पीना है, आप हिसाब से पीजिए, इसको ज्यादा मत पीजिए। अगर पानी ज्यादा पियेंगे, सूप और जूस ज्यादा पियेंगे तो वह शरीर को नुकसान करता है। हम लोग तक्र बोलते हैं पीने के लिए, क्योंकि तक्र जो रहता है वह अग्नि को प्रदीप्त करता है, लेकिन वही हम पानी पीने को मना करते हैं क्योंकि वह अग्नि मांद्यता करता है, और प्रमेह जैसी व्याधियां तो करता ही करता है। तो इसके बारे में हम आगे देखते हैं कि इसमें आस्य सुखम का मतलब क्या है कि हमेशा आराम से बैठे रहना, कोई काम न करना, हमेशा बैठे रहना या सोते रहना, ये एक हेतु रहता है। दूसरा, अति प्रमाण में नींद लेना, दिन में भी सोना, रात को भी सोना, और नींद ज्यादा लेना। अति सर्वत्र वर्जित जब बोला है तो ज्यादा सोते रहना, व्यायाम न करना, और बैठे वाले ही कार्य ज्यादा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल में क्या होता है, बैठे रहने का ही ज्यादा काम रहता है। आईटी सेक्टर में लोग हो गए, ऑफिस में जो काम करते हैं वो सबका क्या, बैठे रहने का काम रहता है, और ऐसे ही विहार करना। उसी तरह से शीत मधुर पदार्थों का सेवन ज्यादा करना, मद्य का सेवन ज्यादा करना, मधुर पदार्थों का सेवन ज्यादा करना, द्रव पदार्थों का सेवन ज्यादा करना। इसी तरह से अन्न का भी सेवन करना जिसमें अभिसंधि गुण है। ऐसे पदार्थ जैसे नया धान्य चावल और गेहूं कट के आया है, अभी वो पुराना भी नहीं हुआ, उसके वाटर कंटेंट है उसमें, फ्रेश है, और वही चीज का आप भात बना के चावल का सेवन कर रहे हैं तो वह बहुत ज्यादा क्लेद कारक रहता है, शरीर में वो अभिसंधि गुण होने से स्त्रोतोरोध करता है। उसी तरह से दही का सेवन
सुबह भी खाना, शाम भी खाना, रात में खाना, और वह 12 महीने खाना। तो ये सब है अभिसंधि गुण बढ़ता है। और ये क्या करता है, इतना अभिसंधि गुण का मतलब क्या है, मतलब ऐसा सोचिए कि पूरा पानी, नेपाल का पानी पूरा आ गया यूपी और बिहार में भर गया, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, स्त्रोतोरोध हो जाएगा, इतना ज्यादा ओवरफ्लो हो रहा है पानी का। तो जो भी नदी का जो बहाव है वह नहीं हो पाएगा, फिर नदी का कटाव होने लगता है, जमीन कट कट के बहने लगता है। इसी तरह से यहाँ पर धातुओं में शिथिलता आ जाती है। धातु जो है, और यहाँ पर बद्ध अबद्ध में, ये भी बताइए कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और जलीय जितनी भी धातुएं हैं, वो 10 दूष्य बताए, वह सब दूषित हो जाती है, एक तरह से बाढ़ आता है। मैं उसके बारे में और बताता हूँ। फिर ग्राम्य आहार सेवन बहुत ज्यादा करना, जैसे जंक फूड बहुत ज्यादा खाना, पिज्जा खाना, बर्गर खाना, बहुत ज्यादा मैदा के पदार्थ खाना, मिठाइयाँ बहुत ज्यादा खाना, चटपटे चीजें बहुत ज्यादा खाना। चटपटे मतलब उसमें ज्यादा पानी भी है और उसमें फैट कंटेंट बहुत ज्यादा है। फिर आनुक प्राणियों का मांस खाना, औदक प्राणियों का, उसमें भी फैट कंटेंट बहुत ज्यादा है, जो विकृत मेद ऐसा उत्पन्न कर रहा है, और वो पचने में भी हैवी है और शरीर को नुकसान देने वाला है। तो सी फूड बहुत ज्यादा मात्रा में खाना, एक्सरसाइज नहीं करो, सी फूड। अब चाइनीज लोग भी सी फूड खाते हैं, लेकिन उनकी एक्सरसाइज बहुत ज्यादा होती है, तो उनको डायबिटीज नहीं होता है। उन चीनी लोगों को क्या होता है, चाइनीज लोगों को, वो लोग क्षार का सेवन करते हैं, तो उनकी आंखें ऐसे रहती है, ऐसे ऐसा बताया है चरक संहिता में, विमान स्थान में। क्योंकि क्षार का सेवन ज्यादा करें तो आंखों पे इफेक्ट होता है, अंधे वगैरह। लेकिन उनको डायबिटीज उतना नहीं पाया जाता, उनको आंख मायोपिया वगैरह पाया जाता है। ऐसा रिसर्च हुआ है कि जो चाइनीज आर्मी है ना, उन लोग ज्यादा क्षार खाते हैं चाइनीज फूड आइटम, तो इसलिए उनको रात को दिखता नहीं है। इसलिए अब जैसे डोकलाम में हुआ था, या फिर मतलब वहां सियाचिन के पास जो ये हुआ था, झड़प हुआ था जम्मू कश्मीर में, तो वो लोग क्यों हार गए, क्योंकि उनको रात को उतना नहीं दिखता है, वो उतने केपेबल नहीं है, क्योंकि क्षार का सेवन करते हैं, आंखों से वीक है वो लोग। और अपने भारतीय लोग जो है वो क्षार का सेवन हिसाब से करते हैं, अपने लोग मजबूत हैं, इसलिए हम लोग कभी भी चाइनीज। लेकिन क्या होता है कि लीडरशिप जितना अच्छा रहता है, नहीं तो अगर लीडरशिप पहले अच्छा रहता है तो इंडिया और चाइना का जो युद्ध हुआ था, उसमें अपना जो अक्साई चीन का एरिया है वह नहीं करते, लीडरशिप पे ही रहता है। मतलब प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने ऐसे लीडर को बना दिया था आर्मी चीफ, जिसमें उतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो भारतीय सेना को प्रोत्साहित करके लड़ पाए, और इसलिए हम हार गए थे। तो लीडरशिप क्वालिटी, अभी वो जो बिपिन रावत जी थे, स्वर्गीय बिपिन रावत जी, वो इतने स्ट्रांग थे ना, सीडीएस, उनके बारे में कांग्रेस क्या क्या बोलती थी कि वो गली का ये है, गुंडा है, ये है, वो है, लेकिन उनका क्या डेयरिंग रहता था। तो लीडरशिप पे, लीडर अगर अच्छा रहे ना, तो कभी भी भारतीय फौज कभी भी हारती नहीं है। यहाँ पर मुझे ये बताना है कि बहुत ज्यादा ग्राम्य आहार का सेवन कर रहे हैं, आनुक प्राणियों का सेवन कर रहे हैं, औदक प्राणियों का मांस का सेवन कर रहे हैं, नया धान्य खा रहे हैं, नया जल, पानी भी नया पी रहे हैं। जो जैसे बारिश का पानी है ना, नया नया आया है, एक बार पहला पानी पी लिया ठीक है, लेकिन वो पानी बहुत ज्यादा मात्रा में अगर नया पानी पी रहे हैं, वह भी अभिसंधि होता है, वो पचने में बहुत हैवी रहता है। गुड़ का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, गुड़ से बनाए हुए पदार्थों का, मिष्ठानों का ज्यादा सेवन किया जा रहा है। इसी तरह से मैदा के पदार्थ, बिस्किट का प्रयोग, ब्रेड का प्रयोग बहुत ज्यादा मात्रा में, ब्राउन ब्रेड, व्हाइट ब्रेड, ये ब्रेड जो रहते हैं ना, फर्मेंटेड चीजें, ये सब ना विकृति करते हैं, अग्निमंदता करते हैं, स्त्रोतोरोध करते हैं, कफ वृद्धि करते हैं। और बिस्किट का सेवन जो लोग करते हैं, चाय बिस्किट, वो शाम के 4 बजे सुबह, वो लोगों को तो प्रमेय होने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। इसी तरह से वास्तव में देखें तो प्रमेय जो ये कुलज व्याधि है, हेरिडेटरी व्याधि है, और प्रमेही माता पिता से ही ये ज्यादातर बीज दोष से उत्पन्न होकर ये होता है। लेकिन और जिनका कुलज इतिहास है उनको तो होता है। मॉडर्न साइंस भी बोलता है टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, स्ट्रेस इंड्यूस डायबिटीज, ऐसा जो बोलते हैं वो सब मैच होता है। आयुर्वेद भी वही चीज बोलता है। और ऊपर से कफ कारक, मतलब बीज दुष्टि तो है ही, कफ कारक आहार विहार का भी सेवन किया जा रहा है, इससे फिर ये ज्यादा उत्पन्न होता है। प्रमेही रोगी जो रहते हैं ना, वो मेरे पास आते हैं तो वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, हमको ना 1-1 किलो पेड़ा और बर्फी खाने का आदत है, और लड्डू खा लेते हैं। और एक तो मेरे पास पेशेंट रहते हैं, उनको पूरा दिन परहेज पालते थे कि मीठा नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, लेकिन 1 किलो अंगूर जरूर खाते थे। मतलब एक साइड से प्रमेह दिखाना है कि हम परहेज पाल रहे हैं, और एक साइड से मीठा अंगूर खाते थे वो, तो उनका शुगर लेवल कमी नहीं हो रहा था, इंसुलिन ले रहे थे तब भी उनका नहीं हो रहा था। बाद में पता चला खाना पीना फ्रूट्स ये सब से पता चला कि वो अंगूर खा रहे थे। और ये लोग जो रहते हैं ना प्रमेही रोगी, इन लोगों को मीठा वीकनेस रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मीठा जरूर खाएंगे, बहाना मार के कहेंगे कि मारी बिस्किट खाएंगे, हम फ्रूट्स खाएंगे, गाजर खाएंगे,
और वो खाते रहते हैं, खाते रहते। अभी मैंगो का सीजन आएगा तो मैंगो चुप चुप के खा जाएंगे। तो ये जो रहता है ना, ये कफ कारक आहार गया। उतना कैलोरीज आप खा रहे हैं लेकिन उसको कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, अव्यायाम कर रहे हैं, दीवा स्वाप कर रहे हैं, और कोई चिंता नहीं कर रहे हैं। चिंता करने में भी तो ग्लूकोज का कंजम्पशन हो रहा है, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित, बहुत ज्यादा मीठा खा रहे हैं, मैदा की चीज ज्यादा खा रहे हैं। तो ये सब अग्निमान्यता करता है, स्त्रोतरोध करता है। और आगे संप्राप्ति कैसे होती है वो हम लोग देखेंगे। तो संप्राप्ति में ऐसा बता रहे हैं कि मेदश्च मासम च शरीरम च क्लेदम कफो बस्ति कथा प्रदुष्य करोति मेहन समुदीर्ण मुष्णई स्थानेव पित्तम प्रदुष्य चापी क्षीणेषु दोषेव कृष्य धातुन संदुष्य मेहन कुरुते अनिलश्च। यह माधव निदान में, प्रमेय निदान में ऐसा बताया गया है कि जिस व्याधि में अत्यधिक मात्रा में मूत्र प्रवृत्ति होती है, आविल मूत्रता, बहुमूत्रता, ये इसका प्रत्यात्म लक्षण है। आविल मतलब कीचड़ की तरह गंदा मूत्र प्रवृत्ति होता है और बारंबार मूत्र प्रवृत्ति होता है, वह व्याधि प्रमेय है। इसी कारण प्रमेय के सामान्य लक्षण ऐसे देखते हैं, प्रभुता विल मूत्रता, ऐसा बता दिया है। तो यह कैसे निर्माण होता है, इसकी संप्राप्ति समझना बहुत जरूरी है। और यह बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा है कि इसके सामान्य संप्राप्ति ऐसे बोलते हैं कि पहले इन्होंने ये बोल दिया कि कफः सपित्ता पवनश्च दोषा, मतलब कफ पित्त वात, ये तो इन्वॉल्व रहेंगे, लेकिन पहले कफ इसको बोला है। तो इन्होंने बोला है कि इसमें कफ दोष का प्राधान्यता रहता है, और कफ से ही शुरू किया है इन्होंने। जो माधव निदान में प्रमेय निदान है उसमें चौथा नंबर का श्लोक है, उसमें ऐसे बोल रहे हैं, कफ सपित्त पवनश्च दोषा मेदो अस्त्र शुक्रांबु वसा लसिका मज्जा सौज पिशतम च दुष्या प्रमेयणाम विंशतिरेव मेहा। इसका मतलब यह है कि इसमें कफ का शुरुआत में उल्लेख किया गया है, कफज व्याधि ही है यह। और चरकाचार्य जी ने बोला है कि बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेषा, मतलब द्रव गुण से श्लेष्मा जो रहता है वो विकृत हो जाता है, और बहु मात्रा में यह विकृत हो जाता है। और बहुद्रव गुणित श्लेष्मा, यह क्लेदक कफ, जब हम लोग कफ देखते हैं तो तर्पक कफ देखते हैं, अवलंबक कफ देखते हैं, क्लेदक कफ, श्लेषक कफ, ये जो कफ के टाइप्स हैं, इसमें और बोधक कफ भी रहता है जीभ में। लेकिन क्लेदक कफ जो रहता है, जो क्लेद उत्पन्न करता है हमारे खाना खाने के बाद, वह विकृत हो जाता है, और मधुर अवस्थापाक विकृत हो जाता है। यहाँ पे अग्निमान्यता हो जाती है, पहली अवस्थापाक ही विकृत हो जाती है। और क्लेदक कफ जो रहता है वह कार्य ठीक से नहीं कर पाता है, और द्रव गुण युक्त ऐसा कफ रहता है, यह विकृत हो जाता है। फिर उन्होंने जो बताया आस्य सुखम स्वप्न सुखम, यह हेतु रहते हैं, तो इन सब हेतुओं का सेवन ज्यादा मात्रा में करते हैं, यह भी क्लेदक कफ जो रहता है उसकी विकृति होती है, और बहुत ज्यादा द्रव गुण युक्त क्लेदक कफ जो रहता है वह विकृत हो जाता है। इसी तरह से प्रमेय हेतु कफकृच्च सर्वम, ऐसा वर्णन है, द्रव गुण बढ़ाने वाले सारे हेतु ही प्रमेय के कारण होते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। उसी तरह से क्लेदक कफ की प्रमाणता वृद्धि होती है, क्वांटिटिवली वह वृद्ध हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और शरीर के अंतर्गत क्लिन्नता बढ़ जाती है। क्लेद 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 क्लेद, जिस तरह से मैंने बताया कि बाढ़ का पानी, अब आप लोगों को याद होगा कि केरल में भी एक बार बाढ़ आया था 2016 या 17 में। तो वहां पर ना केरल के सारे नगरों में, सिटीज में क्या हुआ था कि पूरा पानी आ गया था, और मगरमच्छ और सांप और जितने भी नदी में रहने वाले जीव है ना, वो सब घरों तक घुस गए थे। इसी तरह की संप्राप्ति यहाँ पर होती है कि क्लेदक कफ जो है वो इतना ज्यादा द्रव गुण से बढ़ गए क्वांटिटिवली। अगर क्लेदक कफ का प्रमाण अगर हम लोग देखेंगे तो शरीर में 1 लीटर होना चाहिए, यहाँ पर 40 लीटर क्लेदक कफ विकृत हो गया है, पूरा शरीर में वो फैल गया है, वो 40 लीटर एक तरह से बाढ़ आ गया है। और अग्नि जो है वो मंद हो गया है, धातु अग्नि लेवल भी मंद, उस लेवल से भी अग्नि मंद हो गया है, भूताग्नि लेवल से भी मंद हो गया है, जठराग्नि लेवल से तो हुआ ही है, स्थूल पचन नहीं हो रहा है, सूक्ष्म पचन भी नहीं हो रहा है, धातुओं के अग्नि मंद हो गई है, मतलब रस की अग्नि, रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र, और खासकर मेद धातु इसका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहता है, तो अग्निमंद हो गया है। दूसरा, द्रव इतना ज्यादा हो गया कि किडनी जो है वो उसको फिल्टर करके नहीं निकाल पा रही है, जैसा आ रहा है यूरिन उसको वैसे ही निकाल रही है। अगर वो फिल्टर करते बैठेगी, छोटे छोटे नेफ्रॉन्स में जाएगा, बॉमन कैप्सूल में जाएगा, फिल्टर करते बैठेगी, तो किडनी को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पर इतना ज्यादा बाढ़ आ रहा है कि जैसा पानी आ रहा है वैसे ही आविल मूत्रता, बहुमूत्रता, गंदा पानी आता है, बहुत ऐसा आते रहता है। ये सब का यही है कि अव्यायाम करना, दीवा स्वाप करना, उसी तरह से दही का सेवन ज्यादा करना, जो हेतु है ना पूरी तरह से मैच होते हैं। उसी तरह से यहाँ पर द्रव गुण बढ़ जाता है तो अग्नि मान्यता हो जाती है, इतना ज्यादा पानी आ जाता है कि अग्नि का जो है अधिष्ठान
वो जो ग्रहणी कला है वह दूषित हो जाता है यहाँ पर। और द्रव गुण से इतना ज्यादा पानी आ जाता है कि जो पित्त निकल रहा है वह भी विकृत हो जाता है, उसमें पाचन करने की शक्ति ही नहीं रहती है, वो अन्न को पचा ही नहीं सकता है। और इससे फिर क्या होता है, धात्वग्नि मंद हो जाते हैं। एक अग्नि विकृत हुई तो दूसरे अग्नि पे उसका इफेक्ट होता है। तो धात्वग्नि मंद होने की वजह से धातुओं का पोषण अच्छे से नहीं हो पाता, अच्छा रस नहीं बनेगा, अच्छा रक्त नहीं बनेगा, मांस नहीं बनेगा, मेद नहीं बनेगा, अस्थि मज्जा शुक्र ये सब नहीं बनता है। और इसी तरह से अधिक प्रमाण में क्लेद बहुत ज्यादा बन जाता है, और क्लेदक कफ के साथ पित्त और वायु की भी दृष्टि हो जाती है। पाचक पित्त जो है वो विकृत हो जाता है, और पाचक अग्नि विकृत होने की वजह से धातु पोषण क्रिया जो है वह अच्छे से नहीं हो पाता है। और इससे परिणमन की गति, मतलब हम लोग जो आहार का सेवन करते हैं वह स्थूल पचन से सार्किट विभाजन होता है, फिर उसके बाद सूक्ष्म पचन से सार्किट विभाजन होता है। तो सार भाग और किट भाग ये जो होना चाहिए वह नहीं हो पाता है, और इसलिए परिणमन की क्रिया बिगड़ जाती है, मतलब मेटाबॉलिज्म जो है वह बिगड़ जाता है। और उसके वजह से क्या होता है, क्लेदक व पाचक पित्त के साथ में समान वायु जो रहता है वह विकृत हो जाता है, अपान वायु की भी दृष्टि हो जाती है। और ये जो समान और अपान है ये वायु है, वायु के मतलब ऐसा सोचे कि दो शैतान बच्चे हैं, समान वायु और अपान वायु। इनको अगर किसी ने परेशान किया तो ये शैतान बच्चे हैं, ये तो शैतानी करेंगे ही करेंगे, इनको छेड़ने का नहीं, और छेड़ दिया तो फल भुगतो, ऐसा ये इतने इतने शैतान बच्चे हैं। तो ये क्या हो जाता है आगे ये मैं बताऊंगा। पहले क्लेदक कफ की प्रमाणता वृद्धि हो जाती है, पाचक अग्नि विकृत हो जाता है, समान वायु की दृष्टि हो जाती है, ये सब की वजह से धात्वग्नि मांद्य हो जाता है। धात्वग्नि मांद्य होने की वजह से धातुओं की प्रमाणता वृद्धि होती है, विकृत स्वरूप का मेद जमा हो जाएगा, विकृत स्वरूप का रस हो जाएगा, विकृत स्वरूप का रक्त हो जाएगा, सारे धातु जो है विकृत स्वरूप के बन देंगे, तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी उनकी, अच्छा सार नहीं बन रहा है, किट और सार मिक्स है यहाँ पे, तो ऐसे प्रमाणता वृद्धि हो जाती है। तो इसीलिए बोलते हैं कि तेषाम सादाति दीप्तिभ्याम धातु वृद्धि शोधभवा। धातु वृद्धि तो होती है लेकिन असली धातुओं की वृद्धि नहीं हो रही है, विकृत धातुओं की वृद्धि होती है। और इसके वजह से क्या होता है कि उपचय नहीं होता है, बॉडी को जो चाहिए वो नरिशमेंट नहीं हो पाता है, मतलब जो एनाबॉलिज्म है वह नहीं हो पाता है। और इसके वजह से जो धातु उत्पन्न होते हैं वो प्रमाणता वृद्ध होने से अपाचित रहते हैं, कच्चे कच्चे रहते हैं, और वो पूरी तरह से विकृत रहते हैं। और इससे क्या होता है, धातु जो रहते हैं उसको नरिशमेंट नहीं मिलेगा। तो धातुओं में आपको अगर खाना नहीं मिला 10 दिन 20 दिन 40 दिन 1 महीना 2 महीना खाना नहीं मिला तो आप कैसे शिथिल हो जाएंगे, बहुत ज्यादा वीक हो जाएंगे। उसी तरह से जो धातु है वह वीक हो जाते हैं, दुर्बलता आ जाती है, धातु शैथिल्यता उत्पन्न हो जाती है, ऐसी संप्राप्ति होती है। इसी तरह से विकृत शरीर में द्रव गुण बढ़ जाता है, और यह द्रव गुण जो रहता है सभी धातुओं में भी जाता है। जैसे बाढ़ का पानी है हर नदी नाले में चला जाता है, नहरों में चला जाता है, और जलाशय में चला जाता है, हैंडपंप के पानी में भी घुस जाता है, वो पानी पानी इतना होता है। इसी तरह से हर धातुओं में रस में भी बढ़ जाएगा, रक्त में भी पानी आ जाएगा, जो नहीं चाहिए वह भी पानी इतना ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि बाढ़ आया है, इस तरह की संप्राप्ति है। इसी तरह से कफ भूयिष्ठ जो भी द्रव पदार्थ है उनकी भी दृष्टि हो जाती है। इसीलिए दुष्य संग्रह ऐसे बताते हैं कि मेदो अस्त्र शुक्राम्बु वसा लसिका, ऐसा जब बताते हैं तो इसका मतलब यह है कि मेद धातु, फिर उसके बाद में रक्त धातु, शुक्र धातु, लसिका। लसिका देखिए लिम्फेटिक सिस्टम अपने आचार्यों को मालूम था, लिम्फ के बारे में यहाँ पे वर्णन किया है। लसिका, वसा, मज्जा, फिर रस, ओज, मांस, ये सब है ना दुष्य होते हैं, 10 दुष्य हैं। इसको श्लोक में ऐसे बता रहे हैं कि मेदो अस्त्र शुक्राम्बु वसा लसिका मज्जा रसौज पिशितम च दुष्य, ये 10 दुष्य होते हैं। सारे जलीय जो धातु है, जलीय जो एलिमेंट्स है हमारे बॉडी के, वह सब पूरी तरह से दूषित हो जाते हैं। जैसे कि मेद है, रक्त है, शुक्र धातु विकृत हो जाता है। इसलिए ना जो लोग डायबिटिक रहते हैं ना उनको इरेक्शन का प्रॉब्लम होने लगता है। आप लोगों को मालूम होगा ये प्री मैच्योर या इरेक्शन ईडी इतना डिसफंक्शन होने लगता है। मेद धातु विकृत होता है, रक्त की दृष्टि हो जाती है, लसिका की दृष्टि हो जाती है, वसा, मज्जा, रस, ओज, मांस, ये सब विकृत हो जाते हैं। मांस में वो आगे संप्राप्ति जाएगी तो पीड़िकाएं उत्पन्न हो जाती है, डायबिटिक वुंड हो जाते हैं। और ये जो डायबिटीज के प्रमेही रोगी जो रहते हैं ना वो आम की तरह रहते हैं, कच्चा आम रहता है, फिर पकता है, फिर सड़ता है, यहाँ सड़न की प्रक्रिया होती है। आगे आगे संप्राप्ति बढ़ती है ना तो ये सड़न होने लगता है, सड़ने लगता है, इसलिए गैंग्रीन होने लगता है। उसको हम आगे और देखेंगे, बाद में देखेंगे। चरकाचार्य जी ने मेदादि दुष्यों का वर्णन करते समय बोला है कि बहुमेद जो होता है वह बद्ध और अबद्ध, मतलब जो कॉम्पैक्टनेस होना चाहिए मेद का वो कॉम्पैक्टनेस नहीं था, बद्ध या अबद्ध,
जो जुड़े नहीं हैं वह भी बढ़ जाते हैं, जो नहीं जुड़े हैं वह भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इनकी वृद्धि प्रमाणता हो जाती है, धातुओं में शिथिलता हो जाती है। यह चरक को अपेक्षित है, इसलिए उन्होंने ये बताया है। रसादी द्रव्य धातु में केवल बहुत्व होगा तो मेद मास का जो घन है, स्थिरता है, वह सब अबद्ध रूप में विकृत रूप से तैयार होने लगते हैं। असंहत्व होता है, उसमें कॉम्पैक्टनेस नहीं रहता है। मेद भी विकृत विकृत, उसके सारे मॉलिक्यूल्स इधर उधर पानी में तैरते हैं, क्योंकि बाढ़ आ गया है। बाढ़ आ गया है तो घर का भी जितना भी है वह सब डूब जाएगा और वह सब तैरने लगेगा। इसी वजह से बद्ध मद्ध मेद है वो विकृत हो जाता है। कफ और मेद का बहुत अच्छा संबंध रहता है, अस्थि और वायु का संबंध रहता है, रक्त और पित्त का संबंध रहता है। इसी तरह से कफ और मेद का, क्योंकि एक जैसे ही रहते हैं, तो इसीलिए ना यहाँ पे बद्ध और अबद्ध मेद की दृष्टि हो जाती है। इसीलिए बोला है, चरक चिकित्सा स्थान 8वां में बताया है, तस्मिन काले पच्यतज्ञ दन्नम कोष्ठमागतम मलिभवते प्राय कल्पते किंचित ओजसे। इसका मतलब यह है कि वह अग्नि जो है वो विकृत हो जाती है और जो सार भाग है वह भी क्लीन हो जाता है बहुत ज्यादा, इसीलिए मली भवती, मतलब वो कचरा कचरा शरीर में जमा होता है। बाढ़ का पानी आ गया है तो अच्छी चीजें भी सब डूब जाती है, उसमें सब कचरा कचरा गंदा पानी बन जाता है। एक बार बिहार में भी आया था, पटना में, उसमें गटर का पानी जो था, मतलब जो ड्रेनेज का पानी था, वो पूरे सिटी में आ गया था, पूरा गंदा पानी। तो यहाँ पर ऐसे ही हो जाता है कि यहाँ पर सब मली मली भवती। उस टाइम पे आप लोग को याद है, पटना में जब अभी 2-3 साल पहले बाढ़ आया था, गंगा नदी का इतना पानी आ गया था पूरे शहरों में, ड्रेनेज लाइन पूरा खुल गया था, तो इतना गंदा बदबू आ रहा था और लोगों को वॉशरूम कहाँ जाना है इसकी तकलीफ होने लगी थी। और जो अपने उप मुख्यमंत्री थे ना, सुशील मोदी जी, उनको घर में भी पानी घुस गया था, इतना दयनीय स्थिति हो गया था। यही चीज मल्ली भवती तत्प्राय कल्पते किंचित दोष से, ओज धातु भी विकृत हो जाता है। इसी तरह से चरक निदान स्थान में बता रहे हैं, बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेषा, इस तरह से दुष्टि हो जाती है। अब यही संप्राप्ति हम कल और अच्छे से पढ़ेंगे। बद्ध और अबद्ध मेद और कफ दोष, इससे क्या होता है, धात्वग्नि मंद हो जाता है, फिर क्या होता है, वो बस्ती में जाता है तो क्या हो जाता है, कफज प्रमेह कैसे होता है, पित्तज प्रमेह कैसे होता है, वातज प्रमेह कैसे होता है, यह हम संप्राप्ति कल करेंगे, क्योंकि एक लेक्चर में ये होने वाला नहीं है। अभी मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन हम इसको क्लिनिकली किस तरह से देखेंगे, क्लिनिकली हमको कैसे उसको समझना चाहिए, किस तरह से पेशेंट को ट्रीट करना चाहिए, क्लिनिकली कोई नहीं बताएगा। सारे ग्रंथ वाले आप लोग सेकंड ईयर में इसमें पढ़े हैं, माधव निदान में एग्जाम में जाके लिख दिए, लेकिन क्लिनिकली पढ़ना और समझना और फिर एनालिसिस करके चिकित्सा भी सफल होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए। पेशेंट को आप जैसे डायबिटिक डिपेंडेंट है, इंसुलिन डिपेंडेंट है या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, तो जिंदगी भर दवाई खा रहे हैं लेकिन उनका अंदर अंदर कॉम्प्लिकेशन, ऐसा आयुर्वेद का हम नहीं चिकित्सा करते हैं। इसमें आवरण जन्य संप्राप्ति क्या होती है, धातु शयात्मक संप्राप्ति क्या होती है, ये सब हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो आप लोग, अभी मैं विराम देता हूँ। कल हम लोग, क्योंकि ये प्रमेह व्याधि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, आप लोगों को तो ये मालूम ही होना चाहिए और आप लोगों को मालूम भी है, लेकिन हम इसको और जितना चर्चा करते हैं ना, हमारे और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। आप लोग सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। अभी देखिए, आप लोगों ने जो प्रश्न पूछे ना, उसका उत्तर मैं देने का कोशिश करता हूं। भारत के श्रेष्ठ चिकित्सकों से बात करने का जो सौभाग्य मुझे मिला है, वह किसी और को नहीं मिलता है, कुछ लोगों को ही मिलता है। डॉक्टर विनय अग्रवाल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर गौरव जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर आर के मिश्रा जी, ये गया के बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं, बिहार के डॉक्टर हैं। आपसे मिलकर आर के मिश्रा जी बहुत बढ़िया, खुशी हो रहा है। डॉक्टर राजकुमार धवन सर, प्रणाम आपको। एक मिनट थोड़ा रुकिए, ये क्योंकि जैसे ही मेरा फेसबुक का लेक्चर खत्म होता है ना, मैं स्क्रॉल करता हूँ तो थोड़ा हैंग हो जाता है, तो इनबॉक्स जब मैं करता हूँ तो ये थोड़ा यहाँ फेसबुक में प्रॉब्लम है। 2 मिनट रुक जाइए। आप लोग भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर राजकुमार धवन जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सुनीता पाल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अशोक जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर गगन अग्रवाल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर ताराचंद साहू जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर उज्मा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर नितिन बंसल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर कैलाश चावला जी नमस्ते, प्रणाम आपको। जय धन्वंतरी देवा। डॉक्टर सविता जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर श्रवण त्रिपाठी जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर पूनम ठाकुर जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर विनीता शुक्ला जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर बलविंदर सिंह जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर विट्ठल शिंत्रे जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर नवरतन शर्मा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर विनीता शुक्ला जी बहुत बढ़िया चीज बोल रही हैं, सर वेरी ट्रू, क्लेदक कफ इंक्रीज हो जाते हैं ड्यू टू अग्निमांदन अध्यक्षण से संप्राप्ति बनती है। सर मेरे 2 पेशेंट में इसी प्रकार काम करने से बहुत अच्छा रिजल्ट आया। थैंक यू सर फॉर द लेक्चर्स, थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर रविंदर यादव जी,
रविंदर यादव जी, आप संडे को आने वाले थे, भूल गए हमें। आप आइए ना, हम आपका इंतजार कर रहे थे। रविंदर यादव जी। डॉक्टर विकास जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आकांक्षा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। सब लोग डॉक्टर लोग हैं, इतने बढ़िया बढ़िया डॉक्टर हैं कि क्या बताएं। आयुर्वेद के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं आप सब। डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नागमणि जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अरविंद जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रसाद गोखले जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गीता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर निर्मला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गौरव जी बोल रहे हैं कि प्रणाम सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर कंचन जी नमस्ते प्रणाम आपको। अभी मैं अपना नंबर देता हूँ, आप लोगों को कोई भी प्रश्न है तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। और आप लोग के पेशेंट जब भी आते हैं और आप लोग जहां अटक जाते हैं, आप लोग मुझसे पूछिए, मैं आप लोगों का प्रश्न का उत्तर देने का कोशिश करूंगा अपनी तरफ से, क्योंकि आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। हमारे चिकित्सक जो हैं वो हर समय सफल होने चाहिए, ऐसा मेरा उद्देश्य है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहा ना तो आराम से पेशेंट समझ आ जाते हैं कि किस तरह से इनकी संप्राप्ति भंग करना है। देखिए मैंने अपना नंबर दे दिया है। वैद्य राहुल सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। अब मैं जाता हूँ, हम लोग 8:15 मिलेंगे। और ये प्रमेह का जो संप्राप्ति है, इसको मुझे पढ़ाने में 2-3 दिन लगेगा। मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूंगा कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दूं और कुछ अनुभव भी बताऊंगा पेशेंट का। डॉक्टर मंगला जी नमस्ते प्रणाम आपको। तो हम लोग कल मिलेंगे, अभी मैं जाता हूँ। प्रणाम सभी लोगों को, कोटि कोटि प्रणाम। 8:15 हम सब मिलेंगे। प्रणाम।